गुड मॉर्निंग साथियों। आज एक फिर नए लेसन के साथ एक अपने वीडियो में और अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग हमें जो प्यार दे रहे हैं उससे आप लोगों को बहुत ही हम आभारी हैं आपके। तो मैं आपको एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसा कि हम इसमें पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी से थोड़ा मेन जो पॉइंट है उनको हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि आपने कभी सोचा कि मिट्टी की उर्वरता का गठन व स्वरूप अलग क्यों है? तो वर्तमान में अगर हम देखें तो अनुमान है कि पृथ्वी की आयु जो है लगभग कितनी है, 46 करोड़ वर्ष है। और इतने ही लंबे समय में अंतर्जात और बाहरजात यानी बल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल और बाहरजात बल। यानी जो अंतर्जात जो आंतरिक बल हो यानी से धरती के जो नीचे बल का प्रयोग होता है वो अंतर्जात और ऊपरी जो होता है वो बाहरजात। अनेक परिवर्तन यानी इन बलों के द्वारा जो है वो अनेक परिवर्तन होते हैं। इन बलों की जो पृथ्वी की धरातली व अधिस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा का निर्धारण जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों यानी जब प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं यानी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हलचलें जो हैं उनका ज्ञान होता है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी अगर भौतिक भूगोल बोलें तो हम प्लेट टेक्टोनिक्स जो होता है यानी प्लेट यानी पृथ्वी की विवर्तनिक जो हलचलें होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो भौतिक भूगोल का जो परिचय है नामक पुस्तक में हम ऐसा पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था। एक इंडियन प्लेट थी जो कि भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी, यानी भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी और यह आकार में जो है काफी विशाल थी, जिसे हम एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसी का हिस्सा है। इंडियन जो प्लेट है वो भूमध्य रेखा से जो है दक्षिण में स्थित थी और आकार में काफ़ी विशाल थी। तो और यह जो है ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसका एक हिस्सा भी थी। तो करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में जो है वो टूट गई थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट तथा इंडियन प्लेट नॉर्थ में खिसकने लगी। यानी जब वह है जो है ना ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। तो क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं में रेखांकित कर सकते हैं? तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे अभी। तो आप बने रहिए वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण जो है वो प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः जो है वो अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों के प्लेट की क्षैतिज संचरण की अतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना और शैल की समूह विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। यानी अगर भूवैज्ञानिक संरचना और शैल की समूह की भिन्नता के आधार पर जो है भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। जिसमें देखें कि जो है लक्षण है, जैसे एक आता है प्रायद्वीपीय खंड। कौन सा आता है? प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड। दूसरा आता है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला। तीसरा आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। तो जो 3 खंड है, एक प्रायद्वीपीय खंड। भारत जो है वो एक प्रायद्वीपीय है। तो प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताएंगे हम। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। यानी जो उत्तरी सीमा है जो कटी फटी है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? कच्छ से होती है। कहाँ से? कच्छ से शुरू होती है और कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से होकर गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर वह यमुना व गंगा नदी के समांतर जो है राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? कच्छ से शुरू होती है और यह कच्छ से शुरू होकर के अरावली पहाड़ियाँ जो कि पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर वह यमुना गंगा
नदी के समानांतर जो है वो राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग, कौन सा है उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो एक कर्बी एंगलोंग है, जो वह मेघालय का पठार तथा पश्चिम में जो है राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। मेघालय का जो पठार है ना, और पश्चिम में जो राजस्थान की पहाड़ियां हैं, वो सब इसी के विस्तार हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल देखें तो वेस्ट बंगाल में क्या है, मालदा भ्रंश है। क्या है, मालदा भ्रंश है, जो कि उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। यानी जो मेघालय और कर्बी जो एंगलोंग का पठार है, वो छोटा नागपुर से पठार से जो है वो अलग करता है। और राजस्थान में यह जो है प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय खंड है। प्रायद्वीपी मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। यानी जो प्रायद्वीपीय जितना है वो किससे बना है, नाइस व ग्रेनाइट से बना है। और यह कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। तो कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन कल्प जो है भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप जो है वो पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के जो है वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अपवाद जो स्वरूप पश्चिमी तट जो है समुद्र में पूरा होने से और कुछ विवर्तनिक जो क्रियाएं होती हैं, लेकिन उससे कुछ जो है प्रभाव नहीं पड़ते। अब देखते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा, यानी इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसका हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। जो प्रायद्वीपीय खंड है वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा भी है उसमें, और ऊर्ध्वाधर हलचल के कारण इसका जो घनस्तर है प्रभावित होता है। नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियां जो है और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इस प्रकार से इसके ब्लॉक पर्वत हैं, सतपुड़ा इसके उदाहरण है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। प्रायद्वीप में कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां सम्मिलित हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अरावली, नल्लामाला, जाबादी, बेलीकोंडा, पालकोंडा, श्रीडी और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां आदि जो है इसमें प्रायद्वीपीय खंड में स्थित है। यहाँ की जो नदी घाटियां हैं वो कैसी हैं, उथली, और उनकी प्रवणता जो भी है वो कम है थोड़ी। अब बात करते हैं पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां, यानी पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं उनकी बात करें। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती हैं। यानी जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या होता है, उनका एक डेल्टा बनाती हैं। और जैसे कि अगर बात करें महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके मुख्य उदाहरण है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं उसमें, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला है। यानी हिमालय और उनके अतिरिक्त कौन सी प्रायद्वीपीय जो है वो पर्वतमालाएं हैं। देखते हैं कठोर एवं स्थिर जो प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। यह पर्वत जो है वर्तमान समय में वाहिरजनिक तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणामस्वरूप इनमें बलन, भ्रंश और छेप बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित होते हुए भी ये पर्वत जो है अभी भी एक युवा अवस्था में है। यानी तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित हो अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। जैसे अगर बात करें गॉर्ज, वी आकार की घाटियां, क्षिप्र क्रियाएं, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे जिसमें हम ये सारी चीजें बताएंगे कि वी आकार क्या होता है, गॉर्ज क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से हम समझाएंगे आपको। जैसा कि इस अगर हम इमेज में देखें तो ये एक गॉर्ज का इमेज है। जैसे गॉर्ज बनता है, गॉर्ज का मतलब ये होता है जैसे दो पहाड़ियों के बीच में एक पानी जो नदी बहती है उसे हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं।
आगे हम देखेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत का तृतीय जो भूवैज्ञानिक खंड है, यानी भारत को मैंने बताया 3 खंडों में बँटा हुआ है। तो एक प्रायद्वीपीय, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय, तीसरा आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अवनति गर्त है, जिसका निर्माण जो है मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां हैं अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई जो है वो 1000 से 2000 मीटर है। यानी जो जो जलोढ़ की औसत है इन नदियों के बाद जो अवसादों से पट रही है इन मैदानों में जो जलोढ़ की औसत है, जो जलोढ़ की मिट्टी है उसकी औसत गहराई कितनी है वो 1000 से 2000 मीटर तक है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जो भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी जो प्रभाव पड़ता है वो भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में यहाँ की भू आकृति में उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं भू आकृति। अब हम अपनी भू आकृति को देख लेते हैं। अभी तक हम पढ़े संरचना के बारे में, अब भू आकृति देखेंगे। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातली विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसमें अनेक चोटियां भी हैं, सुंदर घाटियां भी हैं और महाखंड भी है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है। यानी जो दक्षिण भारत का एक है जो वो स्थिर है और लेकिन कटा फटा पठार है, जहाँ अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब देखें, मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतियों खंडों में बांटा जा सकता है। यानी अगर देखें तो भारत को जो भू आकृति है वो निम्न खंडों में बांटा, जैसे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझाते हैं। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, यानी उत्तर के और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला कौन सी उनके बारे में देखें। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां शामिल है। अगर हम इस मैप में देखें, अभी हम समझाएंगे, पहले हम थोड़ा थ्योरी बताते हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें वृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां। यानी हिमालय में सबसे जो भाग अगर उनके हैं, जैसे वृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। जैसे कि हम मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से 1 2 3, यानी जैसे ये शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अभी तीनों को अलग अलग रूप में बताएंगे। देखते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। यानी जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है हिमालय की श्रेणियां जो है उत्तर पश्चिम तथा दिशा से किधर को है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। यानी अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम से, यानी इस रूप में इधर से, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया, उसके बाद दक्षिण पूर्व हो गया, इससे इस रूप में ये फैली हुई है। चलिए आगे देखते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियां जो है पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं। अगर हम दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों की अगर बात करें तो वो
पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। अगर यहीं हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है, यानी जो बृहद हिमालय श्रृंखला है उसे हम केंद्रीय यानी सेंट्रल भी कह सकते हैं, केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है। कि जो पूर्व पश्चिम की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, यानी जो केंद्रीय अच्छी श्रेणी जिसे कहा जाता है उसकी अगर देखें लंबाई तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण इसकी जो चौड़ाई है वो 160 से 400 किलोमीटर है, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। यानी जो हिमालय है वो भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके बीच में एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा हुआ है, जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो उसमें हम बताते हैं कि हिमालय जो है एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय का महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है इसमें। अब हम देखते हैं उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का जो मैदान है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लगाए लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। जैसा कि मैंने बताया था उसमें 1000 से 2000 के बीच इसकी गहराई पाई जाती है जलोढ़ की। तो इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई अगर देखें तो 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप अधिकतम गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर भारत उत्तर दक्षिण उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो जैसे एक आता है भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। कौन सा? भाबर और जलोढ़ और तराई मैदान, इन 3 भागों में बांट सकते हैं। जलोढ़ मैदानों को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे खादर और भांगर, जैसा कि हम इसके पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको। भाबर जो है वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की एक पतली पट्टी है जो कहाँ पर शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भी भारी जलभार जैसे बड़े सेल और गोलाश्म जो जमा कर देती हैं और कभी-कभी स्वयं इसी में लिप्त हो जाती हैं। और भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र जिसकी चौड़ाई कितनी है 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये क्षेत्र जो है अनूप बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं तराई कहते हैं। तो जलोढ़ के मैदान कितने हुए खादर और भाबर। आगे देखते हैं तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। और इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालूरुदका, बिसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां भी पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी दीपी और बालू रोधकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं भी बनाती रहती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु जो है और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु जो अगर हम देखें तो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के जो समीप है यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है।
यह मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व जो कैसा है वो बहुत अधिक है। चलिए अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ जो प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। और उत्तर पश्चिम से अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में जैसे अगर बात करें तो दिल्ली है, कटक जिसे हम अरावली विस्तार कहते हैं। पूरब में देखें तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार है। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताइए जो पूर्व की ओर प्रभावित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में जैसे टॉर ब्लॉक, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल हैं। जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं, इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग के मुख्य रूप से काली मिट्टी के पाए जाते हैं। यानी इस जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें क्या है, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग के मुख्य रूप से काली मिट्टी में इसमें क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से जैसे भू उत्थान हुआ, निमज्जन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौरे से गुजरते हैं। जो भीमा भ्रंश का उल्लेख करना एक आवश्यक, क्योंकि वह बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती वहाँ पर। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातली विविधताएं पाई जाती हैं। भीमा भ्रंश जो है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। जैसे अगर बात करें चंबल, भिंड और मुरैना खंड इसके मुख्य उदाहरण हैं। मुख्य उच्च लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। सबसे पहले हम देखेंगे अगर दक्कन के पठार को, तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा है। यानी अगर दक्षिण के पठार का देखें तो पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां स्थित है। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डामम पहाड़ियां हैं। यानी अगर हम जैसे देखें तो इसमें दक्कन के पठार में सम्मिलित हैं महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगर देखें तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और केरल में अन्नामलाई और इलायची, इसे हम कार्डामम भी कहते हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं सम्मिलित हैं। पूर्वी घाट की तुलना में अगर देखें तो पश्चिमी घाट ऊंचे और अवरत हैं। यानी अगर पूर्वी घाट की अगर अपेक्षा देखें तो पश्चिमी घाट में जो है वो ऊंचे हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग है जो 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाई मुड़ी है, जो कि 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी अगर देखें तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, और यह नीलगिरी पहाड़ियों में एक है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अब
अवरुद्ध नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ हैं जैसे जाबादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में जो है आपस में मिलते हुए हैं। चलिए अब इसमें देखेंगे मध्य उच्च भाग भूभाग। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनती है। थ्योरी है, थोड़ा बोरिंग है। देखिए बोरिंग बोरिंग जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कई बार देखें आपको समझ में आ जाएगा। पश्चिम में जो है वो अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाती है। मध्य उच्च भूभाग में क्या है, जो पश्चिम में अरावली पर्वत है इसकी सीमा बनाती हैं और इसके दक्षिण में अगर हम देखें तो सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट जो उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिसकी समुद्र से अगर ऊंचाई देखें तो वो 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं और ये अपशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि काफी हद तक अपरदित हैं और इनकी श्रृंखला अगर हम देखें तो टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक, जहाँ एक अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीली टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, सिलेट और नाइस की उपस्थिति में इसका एक प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। जो बनास चंबल की जो है एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। यानी जो यमुना की सहायक नदियां हैं वो कहाँ से, विंध्याचल और कैमूर की श्रेणियों से निकलती हैं। जो पश्चिम से अरावली तक से निकलती हैं। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार जो देखें तो वो राजमहल की पहाड़ियां तक है, जिसका दक्षिण में स्थित जो है वो छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार में क्या सम्मिलित है। वास्तव में अगर वो देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट की उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हुआ था। अगर हम आज देखें तो आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग अलग थलग हैं, अलग अलग जो हैं। और इसमें जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर अगर देखें तो मेघालय के पठारों को तीन भागों में बांटा गया है। यानी मेघालय के जो पठार हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे अगर देखें तो गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जैंतिया पहाड़ियाँ। तो जो हिमालय है, मेघालय को तीन भागों में है, जैसे गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ, यानी जो कार्बी एंगलोंग में कहाँ स्थित है, असम में। तो इसका विस्तार छोटा नागपुर की पठार की तरह मेघालय के पठार भी, जैसे कोयला, लोया, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का इसमें जो पठार है। इसमें जो पदार्थ ये सभी मिलते हैं तो इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगर देखें तो मेघालय का एक पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल जो है वो अरावली पहाड़ियों जैसे कि उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी उत्तर पूर्व में जो स्थित है और यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा अगर देखें तो 150 किलोमीटर से भी मिलीमीटर से भी कम है। परिणामस्वरूप एक शुष्क और वनस्पति क्षेत्र है। इनका स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर देखें तो मोसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यानी माना जाता है कि मेसोजोइक जो है काल, उसमें एक समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि
आकाल में स्थित एक काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी जो धरातलीय आकृतियां हैं वो भौतिक अपक्षय और पवन क्रियाओं द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां देखें तो स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला, यानी इस रूप में इन्हें बांटा गया है। आगे देखते हैं यहाँ की अधिकतर जो नदियां हैं वो अल्पकालिक हैं। मरुस्थल की दक्षिणी भागों में बहने वाली, जैसे अगर बात करें तो लूनी नदी एक जो है वो महत्वपूर्ण है। यानी मरुस्थल के दक्षिणी भाग में जो नदी बहती है जो महत्वपूर्ण है वो लूनी नदी है। अगर देखें तो कुछ नदियां थोड़ी दूरी तय करने के बाद मरुस्थल में जो है वो लुप्त हो जाती हैं और ये अंततः स्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल जो है वो खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं तटीय मैदान की। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं तो स्थिति और सक्रिय भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय भागों को दो भागों में, एक तो पश्चिमी तटीय, दूसरा पूर्वी तटीय भाग। तो पश्चिमी तटीय में क्या है कि जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण इसी में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, जो कि अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और यह पत्तनों और बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो, जैसे अगर बात करें तो कांडला, मझगांव, GLN नवहा सेवा, यानी ये जो पश्चिमी तटीय की बात कर रहे हैं, पश्चिमी तट में ये सम्मिलित हैं। कौन कौन से? कांडला, मझगांव, GLN नवहा सेवा, मरमागांव और मैंगलोर, कोचीन, ये जो है पश्चिमी तट में सम्मिलित हैं। उत्तर में अगर देखें तो गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर देखें तो गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार जो तट है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य भाग में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसमें क्या है, इस जो तटीय मैदान में बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जिसे हम कयाल, बैक वाटर जिसे कहते हैं, यानी जो मालाबार के तट की विशेष स्थलाकृति किस रूप में होती है? कयाल, जिसे हम बैक वाटर के नाम से जानते हैं। ये जो तटीय मैदान का ये मुख्य रूप से हमें इमेज दिखने को मिलता है। इसमें मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र भी है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लामकाली, जिसे हम नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, यानी पश्चिम का थोड़ा कम है, पूर्वी अधिक है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। यानी जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। अगर इसमें बात करें जैसे हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी जो है वो मुख्य रूप से डेल्टा में शामिल हैं, यानी डेल्टा बनाती हैं। इनका उभरा तट जो होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई जो है वो 500 किलोमीटर है और इसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के अगर आप जानते हैं तो नाम हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं द्वीप समूह। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। कितने?
छोटे-छोटे जो है लगभग 572 द्वीप हैं और यह द्वीप जो है 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 पूर्व से 94 पूर्व के बीच स्थित है। रीची द्वीप समूह और लमरीत द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में वैसे 572 हैं, तो इसके जो मुख्य द्वीप हैं वो हैं हमारे एक रीची द्वीप और एक लबरी लबरीथ जो द्वीप है वो हमारे मुख्य हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे हम 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीप पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया। बांटा जा सकता है कि उत्तर में अंडमान यानी बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। अगर एक बात करें कि 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीपों पर एक प्राकृतिक आपदा ने जो है वो कहर ढाया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक तो उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। जैसे अगर बात करें बैरन आइलैंड नामक जो है भारत का एकमात्र जीवांत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन आइलैंड नामक जो है वो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह द्वीप जो है असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। अगर हम बात करें तो इस द्वीप की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान यानी 738 मीटर, जिसे हम माउंट डियोबोली के नाम से जानते हैं। अगर मध्य में देखें तो 515 मीटर माउंट कोयोब के नाम से। दक्षिणी अंडमान 460 मीटर, जिसे माउंट थ्विलर। ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल है। यानी इस द्वीप में जो मुख्य चोटियां हैं वो इस प्रकार से माउंट डियोवाली, माउंट कोयब, माउंट थ्विलर, ये सब क्या है अंडमान और निकोबार में स्थित हैं। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है। कैसे? एक यहाँ पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति भी उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। यानी अभी तक हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में जो निकोबार द्वीप समूह है उनके बारे में, तो अब हमने पढ़ रहे हैं अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। यह द्वीप 80 उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 से पूर्व 74 के बीच बिखरे हुए हैं। यह केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप और इनमें 11 परमाणु आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। यानी अगर हम देखें तो जो मिनिकॉय द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है इसमें अरब सागर में, जिसका क्षेत्रफल अगर देखें तो वो 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया, एक तो उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरी जो द्वीप है वो बांटा गया। किसका है? मिनिकॉय के 2 भाग हैं, अमीनी द्वीप और कनानोरी द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवृत गुटकाएं, सिंगिल, गोलाश्मकाएं तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने जो भारत की संरचना और उसकी भू आकृति के बारे में पढ़ा। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था। अब इसके महत्वपूर्ण इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? यानी अंडमान और निकोबार को कौन सा क्षेत्र अलग करता है? तो वो हमारा करता है 10 डिग्री चैनल। दूसरा आता है डोडा बेटा जो चोटी है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो डोडा बेटा है तो वो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्डामम के नाम से इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।